एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूं ऋषि श्रीवास्तव और इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे नैरेटिव्स डिस्कस करना चाहता हूं जो शायद इस बुल साइकिल में एक मेजर नैरेटिव बन के उभर सकते हैं। लेकिन उस लिस्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्लियरली बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में जो भी क्रिप्टोस, टोकन्स, कॉइन्स का नाम मैं लूँगा वो कोई भी मेरे रिकमेंडेशंस नहीं है। ये सब मैंने खुद से रिसर्च करके मैंने ढूंढ के निकाला है और उस लिस्ट को, उन टोकन्स को मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप अपनी तरफ से खुद से रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही किसी भी क्रिप्टो कॉइन में, किसी भी टोकन में आप इन्वेस्ट करें। शुरू करने से पहले आज का मैं आपको मार्केट दिखा देना चाहता हूँ। आज का मार्केट आप देख सकते हैं जैसे कि लाल में है पूरी तरह। बिटकॉइन ऑलमोस्ट 5% डाउन है, इथीरियम 6% डाउन, XRP 10% डाउन, सोलाना ऑलमोस्ट 8% डाउन। मार्केट रेड में, उसके कुछ रीजंस भी है, पॉसिबल रीजंस भी है। पहला रीज़न ये है, हो सकता है कि बिटकॉइन ने कल ही अपना न्यू ऑल टाइम हाई हिट किया था जो कि था $108,000। तो शायद उस न्यू ऑल टाइम हिट किया तो उसके वजह से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग लेना नॉर्मल है, काफ़ी जेट कॉमन है ये चीज़। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आज 18 दिसंबर को फेड का मीटिंग था और फेड ने 25 बेसिस पॉइंट का कट फिर से किया है। 25 बेसिस पॉइंट का फिर से एक और कट फेड ने किया है। लेकिन अभी तक फेड के मिनट्स आए नहीं है, फेड का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। हम सब लोग जो फेड के चेयरमैन हैं जेरेमी पावेल सर, उनके स्पीच का वेट कर रहे हैं कि वो कैसा व्यू रखते हैं फ्यूचर में 2025 को लेकर, और 2025 में हम कितने रेट कट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिसको लेके मार्केट अभी भी थोड़ा कॉशन है, इसलिए शायद हम थोड़ा मार्केट में अभी थोड़ा बहुत डाउन साइड देख रहे हैं। पर फिर भी मार्केट में मैं अभी भी लगता है कि मार्केट ये सब को रिकवर करके मार्केट और ऊपर जाएगा, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। पहला नैरेटिव इस बुल साइकिल में ये हो सकता है डी पिन। अगर आपको डी पिन नहीं पता है तो डी पिन होता है डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपको मैं बताऊं तो सिंपल भाषा में, हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम रियल जो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि आप सोच लीजिए वायरलेस कनेक्टिविटी हो गया, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गया, या आप बोल सकते हैं स्टोरेज हो गया, स्टोरेज हो गया, या कंप्यूटिंग पावर हो गया। ये सब को हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उसको डिसेंट्रलाइज करेंगे और उसके उसके थ्रू हम रिवॉर्ड्स अर्न करेंगे। तो ये है डीप इन का मेन एम। अगर हम डीप इन में पहला टोकन का बात करते हैं तो पहला टोकन है रेंडर। रेंडर नेटवर्क आपको नहीं पता है तो रेंडर नेटवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यूज़र्स बेसिकली जीपीयू, यानी जीपीयू कंप्यूटिंग पावर बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास जीपीयू है, जीपीयू पावर है, जीपीयू कंप्यूटिंग पावर है, तो मैं उसको क्या करूँगा, ऑन रेंडर, थ्रू रेंडर प्लेटफॉर्म में उसको मैं शेयर करूँगा। और जिनको भी, चाहे वो आर्टिस्ट्स हो गए, डेवलपर्स हो गए, जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हो गए, जिनको भी जीपीयू पावर यूज़ होता है, वो लोग क्या करेंगे, इस जीपीयू पावर को यूज़ करेंगे और एंड आई विल अर्न रेंडर टोकन्स विद दिस। तो बेसिकली रेंडर टोकन ये करता है। अगर मैं आपको रेंडर टोकन बता दूँ तो वो ऑलमोस्ट अभी $8 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वन डे में 8% डाउन है, 4 बिलियन के मार्केट कैप पे बैठा हुआ है। रेंडर अभी का ऑल टाइम हाई था $13.60, जो कि वहाँ से अभी 40% रेंडर डाउन है। तो क्या रेंडर में पोटेंशियल है अपना ऑल टाइम हाई फिर से टच करने का या उसको भी पार करके जाने का? मुझे पर्सनली लगता है रेंडर में अभी भी वो पोटेंशियल है। रेंडर कभी भी अपना अपना ऑल टाइम हाई टच करके, $13 का ऑल टाइम हाई टच करके उसके ऊपर भी जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया रेंडर क्या करता है, रेंडर किस एरिया में काम करता है। अगर आपको लगता है कि रेंडर टोकन में वो पोटेंशियल है
कि वो फ्यूचर में आपको प्रॉफिट्स बना के दे सके, तो आप डेफिनेटली उसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर हम डीप इन में दूसरा प्रोजेक्ट का बात करते हैं, तो दूसरा प्रोजेक्ट है फाइल कॉइन। फाइल कॉइन बैठा है अभी 3.5 बिलियन के मार्केट कैप पे, ऑलमोस्ट $5.70 के प्राइस पे है। फाइल कॉइन का ऑल टाइम हाई था $237, जो वहाँ से अभी 97% डाउन है फाइल कॉइन। अगर आपको फाइल कॉइन नहीं पता है, तो फाइल कॉइन बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज नेटवर्क प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने आपको रेंडर के केस में बताया था, जीपीयू हम प्रोवाइड करते हैं टू द पीपल हु नीड कंप्यूटिंग पावर। इन द केस ऑफ फाइल कॉइन हम एक्स्ट्रा स्टोरेज प्रोवाइड करेंगे टू द पीपल हु रिक्वायर स्टोरेज, एंड थ्रू दैट हम फाइल कॉइन्स अर्न करेंगे एज रिवॉर्ड्स। तो बेसिकली फाइल कॉइन ये करता है। मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है फाइल कॉइन अपना ऑल टाइम हाई क्या टच कर पाएगा, शायद नहीं, क्योंकि फाइल कॉइन का ऑल टाइम हाई $237 पे है, जो यहाँ से भी काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर है। और वो टच करना आई थिंक फाइल कॉइन के लिए मोस्टली इम्पॉसिबल है, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर मैंने आपको समझा दिया फाइल कॉइन क्या है, कैसे काम करता है, किस एरिया में काम करता है, तो आप उसको देख के आप फाइल कॉइन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट डीप इन प्रोजेक्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इज़ हीलियम नेटवर्क। हीलियम नेटवर्क आप देख सकते हैं $7.6 पे ट्रेड कर रहा है, 1.3 बिलियन के मार्केट कैप पे बैठा है। हीलियम का ऑल टाइम हाई $55 जो उसने 2021 में लगाया था, और वहाँ से 85% डाउन है। तो हीलियम नेटवर्क क्या करता है? हीलियम नेटवर्क एक डिसेंट्रलाइज्ड वायरलेस कनेक्टिविटी या वायरलेस नेटवर्क प्रोवाइड करता है टू आईओटी डिवाइसेस। मान के चलिए आप क्या करोगे, आप हीलियम का हॉटस्पॉट खरीदोगे, उस हॉटस्पॉट के थ्रू आप वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करोगे जो नियर बाय आईओटी डिवाइसेस है, यूजिंग लॉन्ग रेंज रेडियो सिग्नल्स। उसके थ्रू आप एक वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करोगे जो जो भी नियर बाय आईओटी डिवाइसेस है, ठीक है। तो उसके थ्रू आप HNT टोकन्स अर्न कर पाओगे। मुझे क्या लगता है, हीलियम पोटेंशियल रखता है, डेफिनेटली हीलियम पोटेंशियल रखता है अपना ऑल टाइम हाई फिर से इस बुल साइकिल में टच करने का। मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया, उसका ऑल टाइम हाई बैठा है $55 के आसपास, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 7-8 मल्टीपल्स पे बैठा है। मुझे लगता है हीलियम अपना ऑल टाइम हाई टच करके उसको भी पार करके जा सकता है इस बुल साइकिल में। तो नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट नरेटिव जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब भी हम नाम लेते हैं तो सबसे पहला टोकन जो हमारे दिमाग में आता है इज़ नियर प्रोटोकॉल। तो नियर प्रोटोकॉल अभी ट्रेड कर रहा है $5.8 के आसपास, 10% डाउन है इन 24 आवर्स, 7 बिलियन के मार्केट कैप पे बैठा है। एंड नियर का ऑल टाइम हाई था $20 जो उसने 22 में टच किया था 2 साल पहले, और वहाँ से अभी 70% डाउन है नियर प्रोटोकॉल। तो नियर प्रोटोकॉल क्या करता है? नियर प्रोटोकॉल एक ऐसा L1 ब्लॉकचेन है जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे डेवलपर्स आके ईजिली डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स बना सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल बेसिकली एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहा है जो कि काफ़ी आर्टिफिशियल फ्रेंडली हो, काफ़ी AI फ्रेंडली हो। वो काफ़ी ऐसे AI टूल्स अपने इकोसिस्टम में इंटीग्रेट कर रहा है जिससे वो काफ़ी एफिशिएंट बन सके, काफ़ी स्केलेबल बन सके। और नियर प्रोटोकॉल बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग की तरफ काम कर रहा है। और रिसेंटली नियर प्रोटोकॉल ने एक अपना AI इंक्यूबेटर भी लॉन्च किया था जो बेसिकली AI से रिलेटेड सारे रिसोर्सेस हो गए एक या फिर उसके रिलेटेड इकोसिस्टम हो गया, उस पर वो नियर प्रोटोकॉल काम कर रहा है। तो मुझे क्या लगता है नियर प्रोटोकॉल को लेके, मुझे ऐसा लगता है नियर प्रोटोकॉल डेफिनेटली
अपना ऑल टाइम हाई टच करेगा, उसको भी पार करके जाएगा, क्योंकि ऑल टाइम में यहाँ से सिर्फ 4 टाइम्स के मल्टीपल पे बैठा हुआ है नियर प्रोटोकॉल के। तो नियर प्रोटोकॉल में अभी भी वो पोटेंशियल है, क्योंकि जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम लेते हैं, नियर प्रोटोकॉल इज़ द फर्स्ट ब्लॉकचेन जो हम लोग के दिमाग में आता है। और शायद इस बुल साइकिल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा नैरेटिव बन सकता है। तो अगला टोकन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ एआई एंड बिग डेटा स्पेस में इज़ आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, ASI। ASI बेसिकली 3 टोकन्स को लेके बना है, fetch.ai, ओशन प्रोटोकॉल एंड सिंगुलैरिटी। आर्टिफिशियल ASI अभी बेसिकली, या फेट टोकन अभी बेसिकली 1.45 पे ट्रेड कर रहा है, $45 पे ट्रेड कर रहा है। 3.5 बिलियन के मार्केट कैप पे बैठा हुआ है। उसका ऑल टाइम हाई था $3.47, वहाँ से, जो कि उसने यही साल लगाया था, और वहाँ से ऑलमोस्ट 60% डाउन है ये आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस ये करता क्या है? ये जो अलायंस बनाया है 3 टोकन्स मिलके, उनका मेन गोल ये है कि एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड एआई इकोसिस्टम बनाए जहाँ पे डेवलपर्स एआई रिसोर्सेस, एआई टूल्स को मोनेटाइज कर सके। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अगर आप एक डेवलपर हैं, आप एक ऐसा एआई सिस्टम बना रहे हैं जहाँ पे आपको थोड़े मशीन लर्निंग मॉडल्स चाहिए जो कि एक पर्टिकुलर डेटा सेट पे ऑलरेडी ट्रेंड है। तो जिनके पास ये एमएल डाटा होगा, जो कि ऑलरेडी एमएल मॉडल होगा जो कि ऑलरेडी ट्रेंड है, वो आपको बेच सकते हैं, एंड कैन अर्न ASI टोकन्स। एक वैसा एग्जांपल है। और दूसरा एग्जांपल है डीफाई स्पेस में। मान के चलो आप ट्रेडिंग या पोर्टफोलियो, आपको स्ट्रैटेजीज बनाना है कि आपको किस टोकन में कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, ये सारे स्ट्रैटेजीज हो गए, या उस पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना है, वो सारे स्ट्रैटेजीज, वो सब भी आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप बना सकते हैं। तो ASI उस एरिया में काम कर रहा है। तो आई होप मैं आज जो आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। तो आपने ये समझ लिया कि अब ये आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस जो क्रिप्टो है या जो टोकन है वो किस एरिया में काम कर रहा है। तो आप उस एरिया को आप रिसर्च करके आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टोकन जो इस स्पेस में आता है इस वर्चुअल्स प्रोटोकॉल। और वर्चुअल्स प्रोटोकॉल पिछले कुछ दिनों से तबाही मचा रखा है। इसमें जब भी मैं मार्केट चेक करता हूँ ये टॉप गेनर्स में होता है। अगर मैं आपको चार्ट में देख सकते हैं, जैसे आप 7 डेज में 30% अप है, 1 मंथ में ऑलमोस्ट 500% अप है। और अगर इसका आप प्राइस देख सकते हैं, $2.6 के आसपास बैठा है, चल रहा है, 2.6 बिलियन के मार्केट कैप पे बैठा है। रिसेंटली सिर्फ 2 दिन पहले इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया है $3.29 का, वहाँ से 2 दिन में 20% गिर भी चुका है। तो जैसे मैंने बताया था, तबाही मचा के रखा है वर्चुअस प्रोटोकॉल पिछले कुछ दिनों से। अगर आपको मैं वर्चुअस प्रोटोकॉल के बारे में बताऊं तो वर्चुअस प्रोटोकॉल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रॉस मेटावर्स एक प्रोटोकॉल है जो कि बेसिकली जो भी हम लोग फ्यूचर में वर्चुअल इंटरेक्शंस होंगे उसको बेटर बनाने की कोशिश कर रहा है यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये ब्लॉकचेन ये एम कर रहा है कि जो भी फ्यूचर में हम लोग मेटावर्स में हो गया या फिर जो भी वर्चुअल इंटरेक्शंस होंगे, चाहे वो गेमिंग एरिया में हो जाए, चाहे मेटावर्स हो जाए, चाहे एंटरटेनमेंट में हो जाए, उन सब में जो भी हमारे इंटरेक्शंस होंगे वो सब एकदम ही स्मूथ रहे। उसको एकदम रेवोल्यूशनाइज करने की कोशिश कर रहा है वर्चुअस प्रोटोकॉल। गेमिंग एआईस हो गया, मेटावर्स एआईस हो गया, ये सब एआईस या एआई एजेंट्स हो गए, इन फील्ड से रिलेटेड उनको बनाने के लिए आपको वर्चुअल्स प्रोटोकॉल की प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं। तो वर्चुअल्स प्रोटोकॉल वो एरिया में काम कर रहा है, बेसिकली गेम्स एंड मेटावर्स के एरिया में। अगर मेरे को ये लगता है, क्या मेरे को ये लगता है कि ये पोटेंशियल होल्ड करता है अपना ऑल टाइम हाई हिट करने का? डेफिनेटली 3.2 2 दिन पहले इसने अपना ऑल टाइम हिट किया था। क्या वो ये मार्क टच कर सकता है? ऑफकोर्स टच कर सकता है, और ये उससे ऊपर भी जा सकता है।
वर्चुअस प्रोटोकॉल इज़ बेस्ड ऑन बेस नेटवर्क, कॉइन बेस का जो बेस इकोसिस्टम है उस पे बेस्ड है, जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि इस बुल साइकिल में बेस भी एक इम्पॉर्टेंट नरेटिव बन सकता है, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा उसके बारे में। तो वर्चुअल्स प्रोटोकॉल, पहली बात तो ये आता है एआई के एरिया में, एंड सेकेंडली बेस इकोसिस्टम के नरेटिव में। तो ये दो नरेटिव्स में आता है जो कि काफ़ी बड़ा हो सकते हैं इस बुल सीजन में। नेक्स्ट नेक्स्ट टोकन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस AIXBT बाय वर्चुअल्स। ये भी कुछ पिछले कुछ दिनों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जैसे आप देख सकते हैं 7 डेज में 10% अप है, ये भी 1 मंथ में 500% ऑलमोस्ट ऊपर है। तो वर्चुअल्स के साथ साथ ये भी एक ऐसा टोकन है जो कि बढ़ता है। तो AIXBT क्या कर रहा है? AIXBT बेसिकली AI पावर्ड रिसर्च एजेंट बनाने की कोशिश, मतलब बनाने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहाँ पे कोई भी यूज़र जिसको जिनको स्पेशली क्रिप्टो स्पेस में जिनको रिसर्च करना है, जिनको मार्केट स्ट्रैटेजीज फॉर्म करना है, जिनको पोर्टफोलियो मैनेज करना है, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म एक काफ़ी अच्छा एक ये टूल काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, AIXBT बाय वर्चुअल। तो जो भी आपको AI एजेंट्स बनाना है, आपको एक ऐसा AI टूल बनाना है जो कि आपको रिसर्च करके, उसके ऊपर डेटा कलेक्ट करके आपको क्लियरली एक रिपोर्ट तैयार करके दे कि आपको, और एक आपको बताए कि ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो कीजिए। तो उस टूल को बनाने के लिए आप इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगे, और आपको रिस्क्स हो जाए, उसका पोटेंशियल हो जाए, ये आपको एक ऐसा रिपोर्ट तैयार करके देगा कि आपको खुद से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये AIXBT का मेन एम है। AIXBT अभी बैठा है करीब करीब 200 मिलियन के मार्केट कैप पे, और उसका ऑल टाइम हाई भी 3 दिन पहले ही लगाया था उसने, ऑलमोस्ट 30 सेंट्स का ऑल टाइम हाई लगाया था, जो कि वहाँ से अभी 25% डाउन है। मुझे लगता है कि AIXBT डेफिनेटली फिर से अपना ऑल टाइम हाई टच करके उसको भी पार करके जाएगा, अपना नया ऑल टाइम हाई लगाने के लिए। 200 मिलियन डॉलर्स के मार्केट कैप पे बैठा है, तो अभी काफ़ी बढ़ सकता है ये टोकन। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो नैरेटिव मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है बेस इकोसिस्टम। बेस इकोसिस्टम जिनको नहीं पता है वो है कॉइन बेस, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। उन्होंने बेस इकोसिस्टम डेवलप किया है ऑन सोलाना, जो कि एक L2 सॉरी नॉट ऑन सोलाना, ऑन इथीरियम। जो बेस है दैट इज़ एन L2 ब्लॉकचेन बिल्ट ऑन इथीरियम। तो बेस इकोसिस्टम का जब भी हम बात करते हैं, तब सबसे पहला जो नाम हमारे दिमाग में आता है इज़ एरोड्रोम फाइनेंस। एरोड्रोम फाइनेंस अभी ट्रेड कर रहा है $1.7 के आसपास, $1.2 बिलियन के मार्केट कैप पे बैठा है। उसने अपना ऑल टाइम हाई 11 दिन पहले लगा था, विच इज़ $2.3। वहाँ से ऑलमोस्ट 25% डाउन है। तो एरोड्रोम बेसिकली क्या है? एरोड्रोम एक ऐसा डेक्स है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप दो टोकन्स आप स्वैप कर सकते हैं। आप एक टोकन बेच के एक टोकन खरीद सकते हैं ऑन बेस इकोसिस्टम। तो आपको जब भी बेस इकोसिस्टम में कोई भी कॉइन खरीदना पड़ेगा, तब आप एरोड्रोम फाइनेंस खरीदोगे, उससे आप उस टोकन को परचेज कर सकेंगे। तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको एरोड्रोम के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप एरोड्रोम खरीदोगे, फिर उसको आप जिस टोकन को आपको परचेज करना है उससे आप स्वैप करोगे। तो इससे एरोड्रोम का एक यूज़ बढ़ता है। जैसे कि आप इथीरियम पे यूनिस्वैप है, जो जब लास्ट बुल साइकिल में यूनिस्वैप ने क्या परफॉर्म किया था, क्या रैली दिखाई थी, उस तरीके से अगर इस बुल साइकिल में अगर बेस इकोसिस्टम एक बड़ा नैरेटिव बन सकता है, तो एरोड्रोम विल बी द फर्स्ट टोकन टू रैली। उसी तरीके से नेक्स्ट
टोकन्स जो आता है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, ऑन बेस इकोसिस्टम और वर्चुअल्स एंड AIXBT, ये दोनों भी बेस इकोसिस्टम पे। उसके बाद द नेक्स्ट टोकन इज़ एक्चुअली अ मीम कॉइन, जो कि है मिस्टर मिगल्स। मिस्टर मिगल्स एक मीम कॉइन है बेस्ड ऑन बेस इकोसिस्टम। ठीक ठाक है, मतलब मीम कॉइन है तो काफ़ी रिस्की है, तो इसलिए आप थोड़ा केयरफुल रहना मीम कॉइन्स को लेके। पर जब जब हमने देखा है कि जब जब रैली आती है, मीम कॉइन्स डेफिनेटली भागते हैं, स्पेशली उन इकोसिस्टम या उन ब्लॉकचेन्स में जो कि उस बुल साइकिल के मेजर ब्लॉकचेन्स बन के उभरते हैं। तो मिस्टर मिगल्स एक हो गया, दूसरा हो गया स्की मास्क डॉग। ये भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। देखिए आप जैसे देख सकते हो, वन डे में ऑलमोस्ट 130% अप है ये। तो मिस्टर मिगल्स और स्की मास्क डॉग पे आप ध्यान रखना, जो कि बेस इकोसिस्टम के लिए काफ़ी बेस इकोसिस्टम पे बेस्ड मीम कॉइन्स है। नेक्स्ट अगर मैं आपको नेक्स्ट नरेटिव बताऊं, नेक्स्ट नरेटिव इज़ L1 लेयर 1 ब्लॉकचेन्स, जो कि फंडामेंटल है ब्लॉकचेन के लिए, एकदम बेस ब्लॉकचेन बोल सकते हैं आप उनको। तो पहला सबसे बड़ा, यानी दूसरा बड़ा एक्चुअली जो ब्लॉकचेन है, विच इज़ इथीरियम। इथीरियम के बारे में क्या ही बोलो, सबको पता है इथीरियम। एवरीवन जो भी क्रिप्टो स्पेस में है, उन सबको इथीरियम के बारे में पता है। इथीरियम में मुझे अभी भी काफ़ी पोटेंशियल दिखता है इथीरियम में, क्योंकि लास्ट बुल साइकिल में भी हमने देखा था अच्छा खासा रैली इथीरियम में। मुझे ऐसा लगता है कि इथीरियम का जो रैली है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। इथीरियम का ऑल टाइम हाई था 4800, जो उसने 3 साल, जो लास्ट बुल साइकिल था 21 में लगा था, और वहाँ से सिर्फ 24% 25% डाउन है। तो इथीरियम डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो अपना ऑल टाइम हाई टच करेगा, उसको भी हिट करके जाएगा, क्रॉस करके जाएगा। और जहाँ मैं प्रेडिक्शंस देखता हूँ, नेक्स्ट ईयर प्रेडिक्शंस 2025 के प्रेडिक्शंस देखता हूँ, इथीरियम के $7,000 $8,000 के भी प्रेडिक्शंस मार्केट में चल रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो मार्क डेफिनेटली इथीरियम टच कर सकता है, क्योंकि इथीरियम अभी भी वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ब्लॉकचेन है। बिटकॉइन का शायद उतना कोई यूटिलिटी नहीं है, पर इथीरियम का एक बहुत बड़ा यूटिलिटी है। नेक्स्ट ईयर उसका पेक्ट्रा अपडेट आना है, वो भी है। इस ईयर उसका डनकेन अपडेट आया था, उसके ETFs आए थे, इथीरियम के ETFs भी लॉन्च हो चुके हैं। तो और बिटकॉइंस कुछ हफ्तों पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वहाँ पे उस रिपोर्ट में था कि बिटकॉइन से ज़्यादा पैसा इन्फ्लोस इथीरियम में देखा गया। तो मतलब इथीरियम में अभी भी लोगों का इंटरेस्ट है, और इथीरियम अभी भी वो पोटेंशियल होल्ड कर सकता है टू रूल दिस बुल रैली। अगर नेक्स्ट ब्लॉकचेन जो इथीरियम का किलर है, इथीरियम का अल्टरनेटिव है, वो है सोलाना। सोलाना ने लास्ट मंथ ही अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, विच वॉज $263। वहाँ से 20% डाउन है सोलाना अभी। सोलाना ब्लॉकचेन है, इसके बारे में क्या ही बताऊँ मैं। सोलाना जिनको इथीरियम, जो भी ये स्पेस में है, उनको ये लेयर 1 ब्लॉकचेन्स तो डेफिनेटली पता होंगे, चाहे वो इथीरियम हो, सोलाना हो, सुई हो, चाहे वो एवलांच हो, वो सब तो उन सब के बारे में तो उनको पता ही है। तो सोलाना डेफिनेटली चीपर है इथीरियम से, डेफिनेटली मोर फास्टर है इथीरियम से, पर इथीरियम जितना सिक्योर एंड रिलायबल नहीं है, स्पेशली रिलायबल नहीं है, क्योंकि सोलाना कभी भी ब्रेक हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम्स आते रहते हैं बीच बीच में। बट जो कि इथीरियम में हम लोग को देखना नहीं मिला। इथीरियम ऑल्दो थोड़ा महंगा है, थोड़ा स्लो है, बट वो काफ़ी रिलायबल है। बट डेफिनेटली सोलाना के डेवलपर्स इस एरिया में भी काम कर ही रहे होंगे, तो हम लोग देखते हैं। बट सोलाना डेफिनेटली एक पोटेंशियल रखता है इस बुल साइकिल में भी टू बी वन ऑफ द विनर्स। नेक्स्ट, अभी हमने थोड़ी देर पहले इथीरियम किलर की बात की, हम अब बात करते हैं सोलाना किलर की, सुई ब्लॉकचेन। सुई ब्लॉकचेन काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस साल में तो,
और इस बुल साइकिल में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा परफॉर्म करेगा। सुई ट्रेड कर रहा है अभी $4.3 के आसपास, 12 बिलियन के मार्केट कैप पे बैठा हुआ है। उसने अपना ऑल टाइम हाई सिर्फ 3 दिन पहले लगाया था सुई ने, जो कि थे ऑलमोस्ट $4.9, और वहाँ से $10 10% गिर चुका है। तो मुझे सुई में काफ़ी पोटेंशियल दिखता है। मुझे मुझे पर्सनली सोलाना से बस ज़्यादा पसंद सुई है। सुई फास्ट है, एफिशिएंट है, लो कॉस्ट है, और एक काफ़ी प्रॉमिसिंग ब्लॉकचेन मुझे लगता है, जो कि मुझे सोलाना में थोड़ा बहुत मैं स्केप्टिकल हूँ, बट सुई को मैं पर्टिकुलरली बहुत पसंद करता हूँ। और इस बुल साइकिल में मैं एक वन ऑफ द मेजर ब्लॉकचेन्स जो आउट परफॉर्म करेगा बाकियों को, मुझे सुई लगता है। अगर नेक्स्ट ब्लॉकचेन का बात करूँ, नेक्स्ट L1 इज़ एवलांच। एवलांच एवलांच पिछले कुछ महीनों से अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रहा है। एवलांच अभी बैठा है ऑलमोस्ट 17-18 बिलियन के मार्केट कैप पे, $43 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज रेड में है, ऑलमोस्ट 10% डाउन। उसने अपना ऑल टाइम हाई $146 का लगाया था 21 में, 70% डाउन है वहाँ से। एवलांच भी एक अच्छा खासा इथीरियम किलर, हम इथीरियम किलर नहीं, इथीरियम का अल्टरनेटिव बोल सकते हैं, जो कि इथीरियम का जो स्केलेबिलिटी इशू है ना, उसको अच्छा खासा एवलांच टैकल करता है, और रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये बताया था कि एवलांच ने रिसेंटली एक $250 मिलियन का एक राउंड रेस किया है फॉर देयर न्यू अपडेट, जो कि एवलांच 9000, जो उनका नया अपडेट आने वाला है, जो कि इस ब्लॉकचेन को और भी एफिशिएंट बनाएगा, और भी चीप बना देगा, मतलब एकदम वन ऑफ द चीपेस्ट ब्लॉकचेन बना देगा। तो उस वजह से एवैक्स में एक पोटेंशियल दिखता तो है, और एक स्लीपिंग जायंट है, सही बोलूँ, एक एवैक्स एक स्लीपिंग जायंट है। अगर मैं देखता हूँ तो एवैक्स नहीं भागा यार, बिल्कुल भी नहीं भागा। एक साल में कुछ परफॉर्म ही नहीं किया, जहाँ पे अदर कॉइन्स सोलाना ऑल टाइम हाई लगा दिया, इथीरियम अपने ऑल टाइम हाई के पास है, सुई ऑल टाइम हिट, नया ऑल टाइम हिट ऑल टाइम हाई लगा दिया, बट एवैक्स कार्डानो अच्छा खासा भाग गया, XRP भाग गया, सब भाग चुके हैं। ये वन ऑफ द टॉप कॉइन्स है, 11th पोजीशन पर बैठा है, 10 से 11 आ गया, ट्रॉन ने इसको ओवरटेक कर लिया। हाँ, बट ये अभी तक भागा नहीं है, तो मुझे लगता है ये एक स्लीपिंग जायंट है, और जिस दिन भागेगा। अगला टोकन में जो आपको बताना चाहता हूँ L1, वो है हेदरा, H बार। हेदरा एक अच्छा खासा टोकन है, जो कि इस बुल साइकिल में भी पोटेंशियल होल्ड करता है। 28 सेंट्स पे ट्रेड कर रहा है, 10 बिलियन के मार्केट कैप पे बैठा हुआ है। ऑल टाइम हाई है हेदरा का 57 सेंट्स, जो उसने 3 साल पहले लगाया था, और वहाँ से ऑलमोस्ट 50% डाउन है। तो हेदरा करता क्या है और है क्या? हेदरा बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड एप्स बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एंड हेदरा एक्चुअली उसका ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन से काफ़ी डिफरेंट है। हेदरा एक डिफरेंट कंसेस मैकेनिज्म यूज़ करता है, दैट इज़ कॉल्ड हैश ग्राफ, तो विच इज़ वेरी यूनिक। ऑन उसके वजह से हेदरा एक काफ़ी एक अल्टरनेटिव है टू अदर ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन्स। मुझे क्या लगता है, मुझे पर्सनली लगता है हेदरा डेफिनेटली अपना ऑल टाइम हाई फिर से टच करेगा, और एक नया ऑल टाइम हाई सेट कर सकता है हेदरा। और मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल भी पढ़ा था कि हेदरा विल बी द नेक्स्ट ब्लॉकचेन जिसके ऊपर ETF लाया जा सकता है। तो इसलिए हेदरा एक अच्छा खासा टोकन बन सकता है आपको पोर्टफोलियो में होल्ड करने के लिए। तो आप देखिए, मैंने आपको बताया हेदरा करता क्या है। अगर आपको लगता है कि वो इस बुल साइकिल में एक अच्छा कैंडिडेट बन सकता है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हेदरा बेसिकली अगर मैं आपको बता दूँ, एक ऐसा टूल प्रोवाइड करता है, एक एंटरप्राइज ग्रेड टूल प्रोवाइड करता है यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिस पे जो भी डेवलपर्स है या यूज़र्स है, वो लोग डिसेंट्रलाइज्ड एप्स
एप्लीकेशंस बना सकते हैं फॉर स्पेशली फॉर बिजनेस यूजर्स, बिजनेस जो भी बिजनेस में है उनके लिए। अगर नेक्स्ट हम लोग अगर मैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नैरेटिव की बात करूँ तो वो है रियल वर्ल्ड एसेट्स। रियल वर्ल्ड एसेट्स में पहला टोकन जो हमारे दिमाग में आता है वो है एवलांच, और एवलांच के बारे में हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी। उस दूसरा टोकन है ऑन्डो फाइनेंस। ऑन्डो फाइनेंस अभी ट्रेड कर रहा है $1.9 के आसपास, 2.6 बिलियन के मार्केट कैप पे बैठा है, और इसने भी 3 दिन पहले ही अपना ऑल टाइम हाई लगाया था $2.14, वहाँ से ऑलमोस्ट 12% डाउन है। तो ऑन्डो फाइनेंस करता क्या है? ऑन्डो फाइनेंस बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के एरिया में काम कर रहा है, जो कि ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एसेट्स को ब्लॉकचेन पे लाना चाहता है। अगर आपको रियल वर्ल्ड एसेट्स के टोकनाइजेशन के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ। जो भी रियल वर्ल्ड एसेट्स होते हैं, स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, गोल्ड हो गया, उन सबको उन सब का एक डिजिटल फॉर्म बना के हम ब्लॉकचेन पे स्टोर कर सकते हैं। उसको टोकनाइजेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को टोकनाइजेशन कहते हैं। और जो भी मान के चलिए आपके पास 1 किलो सोना है, 1 kg गोल्ड है, और एक पर्सन है जो कि 1 kg गोल्ड बाय नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास उतना फाइनेंशियल पावर नहीं है। तो जब हम ब्लॉकचेन पे उसको टोकनाइज करते हैं ब्लॉकचेन पे, तो उसको फ्रैक्शंस में बांट देते हैं, और जो पर्सन जो 1 kg गोल्ड नहीं खरीद पा रहा था वो उस गोल्ड का 1 फ्रैक्शन खरीद सकता है, एक छोटा सा यूनिट खरीद सकता है। तो वो एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस गोल्ड में या उस चीज़ में, उस एसेट में इन्वेस्ट कर सकता है। तो आपको एक एक ही बार में पूरा चीज़ खरीदने की ज़रूरत है, आप उस चीज़ का फ्रैक्शन खरीद सकते हैं, जो एक रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, बट ऑन ब्लॉकचेन इट इज़ पॉसिबल। तो वो है रियल वर्ल्ड एसेट्स का टोकनाइजेशन। अगर मैं नेक्स्ट नैरेटिव के बारे में आपको बताऊं, नेक्स्ट नैरेटिव इज़ ऑरेकल्स। ऑरेकल्स मुझे लगता है इस साइकिल में एक अच्छा खासा नैरेटिव बन सकता है। और ऑरेकल्स का जब भी हम बात करते हैं, पहला चीज़ हमारे दिमाग में आता है चेन लिंक। चेन लिंक अभी ट्रेड कर रहा है $25 के आसपास, 16 बिलियन के मार्केट कैप पे बैठा है। ऑल टाइम हाई इसने अपना 4 साल पहले लगाया था 21 में, विच इज़ $52 का। तो चेन लिंक बेसिकली करता क्या है? चेन लिंक एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑरेकल है ऑन इथीरियम ब्लॉकचेन। तो एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑरेकल है ऑन इथीरियम ब्लॉकचेन। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड ऑरेकल्स क्या होते हैं? डिसेंट्रलाइज्ड ऑरेकल्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में बाय प्रोवाइडिंग देम एक्सटर्नल डेटा। एक्सटर्नल डेटा हो सकता है, वेदर इट कुड बी स्पोर्ट्स, इट कुड बी अदर फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट, उसका डेटा हो गया। तो ये सारा डेटा एक ऑरेकल ब्लॉकचेन पे प्रोवाइड करता है, क्योंकि ब्लॉकचेन के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो बाहर का डेटा भी गैदर कर सके। तो ये सब ऑरेकल्स करते हैं, जो एक्सटर्नल डेटा बाहर से उठा के ब्लॉकचेन को प्रोवाइड करते हैं, या बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को प्रोवाइड करते हैं जो कि उस ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। तो वो ऑरेकल्स का काम है। ऑरेकल्स में सबसे पहला नाम है चेन लिंक। और चेन लिंक जो भी ये जो नोड्स से जो भी लोग उस डेटा प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो रिसर्चर्स हो गए, वो डेवलपर्स हो गए, वो सबको लिंक, चेन लिंक का जो टोकन है, लिंक टोकन, उसको थ्रू रिवॉर्ड्स दिया जाता है। तो नेक्स्ट टोकन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इन दिस नरेट एरिया इज़ पिथ नेटवर्क। तो पिथ नेटवर्क इज़ द सेकेंड मोस्ट वाइडली पॉपुलर डिसेंट्रलाइज्ड ऑरेकल। पिथ नेटवर्क अभी ट्रेड कर रहा है 40 सेंट्स के आसपास, 1.5 बिलियन के मार्केट कैप पे बैठा है। ऑलमोस्ट 1.15 उसका ऑल टाइम हाई था, 64% वहाँ से गिर चुका है। तो पिथ नेटवर्क करता क्या है? पिथ नेटवर्क एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑरेकल है बेस्ड ऑन सोलाना ब्लॉकचेन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया डिसेंट्रलाइज्ड ऑरेकल्स करते क्या है?
डेटा, एक्सटर्नल डेटा उठाते हैं, ब्लॉकचेन या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को प्रोवाइड करता है। तो पिथ नेटवर्क भी बेसिकली वही करता है। बट पिथ नेटवर्क स्पेशली फाइनेंशियल एरिया में या फाइनेंशियल डेटा को एक्सटर्नल मार्केट से उठा के ब्लॉकचेन्स को प्रोवाइड करता है। वेर एज चेन लिंक वो काफ़ी डाइवर्स है, वो हर डायरेक्शन में काम, मतलब हर फील्ड में काम करता है। स्पोर्ट्स हो गया, फाइनेंसेस हो गया, वो पॉलिटिकल हो गया, जियो पॉलिटिक्स हो गया, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के डेटा, वेदर हो गया, तो डिफरेंट एरियाज़ के डेटा को ब्लॉकचेन पे प्रोवाइड करने का काम चेन लिंक करता है। बट पिथ नेटवर्क मोस्टली फाइनेंशियल सेक्टर एरिया में काम करता है। तीसरा ब्लॉकचेन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी सेम काम करता है, इस ऊमा ब्लॉकचेन $3 के आसपास है, का ऑलमोस्ट 250 मिलियन के मार्केट कैप पे बैठा है। 4 साल पहले $43 का उसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था। ऊमा ब्लॉकचेन उतना पॉपुलर नहीं है जितना चेन लिंक एंड पिथ नेटवर्क है। मैं ऊमा ब्लॉकचेन मैंने इसलिए इसमें इंक्लूड किया है बिकॉज ऑफ पॉली मार्केट। अगर आपको पॉली मार्केट नहीं पता है तो पॉली मार्केट इज़ द लार्जेस्ट प्रेडिक्शन मार्केट आउट देयर। तो जो भी आप इलेक्शन, स्पेशली इलेक्शन के टाइम पे पॉली मार्केट काफ़ी पॉपुलर हुआ था। तो पॉली मार्केट में हम लोग बेसिकली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन क्या होने वाला है, आउटकम क्या आने वाला है। तो और जो पॉली मार्केट है वो उमा ब्लॉकचेन को यूज़ करता है टू गेट द एक्सटर्नल डेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि ऑरेकल्स करते क्या। तो उमा बेसिकली बाहर का डेटा उठा के पॉली मार्केट को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट नरेटिव जो बन सकता है इस बार का इस डीसाई। डीसाई यानी डिसेंट्रलाइज्ड साइंस। और डिसेंट्रलाइज्ड साइंस में मैं ये काफ़ी एक ये काफ़ी नया नैरेटिव है जो कि शायद उतना बड़ा नहीं बन सकता है। बट मैं इसको लेके थोड़ा बहुत ऑप्टिमिस्ट हूँ, क्योंकि मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे और वहाँ पे मैंने देखा था कि किस तरह से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस डीसाई यानी डिसेंट्रलाइज्ड साइंस के स्पेस में वो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। तो शायद ये एक फ्यूचर में एक नैरेटिव बन सकता है। इस साइकिल में कितना बड़ा नैरेटिव बनेगा ये मुझे अभी क्लियर नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देना चाहता था कि ये एक ऐसा भी एक नैरेटिव है, डीसाई ऐसा भी एक कैटेगरी है जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को डीसाई के बारे में पता नहीं होता है। और वहाँ पे मुझे एक ही इंटरेस्टिंग कॉइन लगा, या टोकन कह लीजिए, जो कि मुझे लगा कि शायद ये बढ़ सकता है। वो था रिसर्च कॉइन। रिसर्च कॉइन क्या करता है? रिसर्च कॉइन साइंस के साइंस के एरिया में जो रिसर्च हो गया, जो भी लिटरेचर हो गया, उसको डिसेंट्रलाइज्ड करने के और काम कर रहा है। तो जो भी मान के चलिए आप एक रिसर्चर है, आप एक साइंटिफिक कम्युनिटी के मेंबर है, आप अपने जो भी लिटरेचर, अपना जो भी रिसर्च करके आप एक प्लेटफॉर्म है रिसर्च हब, उस पर प्रोवाइड करेंगे तो आपको ये जो रिसर्च कॉइन है वो टोकन से आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये आप बेसिकली आप इसको एक गिटहब जैसा सोच सकते हैं। गिटहब जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए गिटहब है, एक वर्जन कंट्रोल, जहाँ पे जो भी डेवलपर्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, वो अपना कोड स्टोर करते हैं, अपना कोड को ओपन सोर्स करते हैं। उसी तरह से ये एक रिसर्च कॉइन एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा ब्लॉकचेन है जो साइंस को काफ़ी ओपन सोर्स बनाना चाहता है, काफ़ी डिसेंट्रलाइज्ड बनाना चाहता है, उस डायरेक्शन में काम कर रहा है। अभी तो ये काफ़ी न्यू कॉइन है, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ मैं कह नहीं सकता मैं। बट ये बता सकता हूँ कि डीसाई शायद इस साइकिल में उतना बड़ा नैरेटिव ना बने, बट फ्यूचर में शायद यहाँ पे एक अच्छा खासा इंटरेस्ट बनता हुआ हम देख सकते हैं डीसाई के स्पेस में। और तो मुझे ये कॉइन में जो मैंने जितने भी कॉइन्स देखे थे, मैंने डीसाई के स्पेस में जितने की भी कॉइन्स के बारे में मैंने पढ़ा, मुझे ये कॉइन काफ़ी ठीक ठाक लगा, तो इसलिए मैंने आपको बताना चाहता था, मैंने आपको बताया। नेक्स्ट नैरेटिव जो बन सकता है, प्रिडिक्शन मार्केट्स
जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, प्रेडिक्शन मार्केट्स करते क्या हैं। प्रेडिक्शन मार्केट पे हम जो भी यूज़र्स है वो लोग क्या करेंगे, वो लोग प्रेडिक्ट करेंगे कि आउटकम क्या आने वाला है, और अगर उनका प्रेडिक्शन सही निकलता है तो उनको रिवॉर्ड दिया जाता है, फाइनेंशियल रिवॉर्ड ऑफ कोर्स। तो ये है प्रेडिक्शन मार्केट। तो प्रेडिक्शन मार्केट में सबसे पॉपुलर है पॉली मार्केट, जो कि सबसे बड़ा प्रेडिक्शन मार्केट भी है। तो आपको ऐसे कॉइन्स पे ध्यान रखना है, जो ऐसे ब्लॉकचेन्स पे ध्यान रखना है जिस पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना काफ़ी आसान हो सकता है, क्योंकि ये जो भी प्रेडिक्शन मार्केट है वो बेसिकली बैक एंड में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इथीरियम हो गया, सोलाना हो गया, पॉलीगॉन हो गया, क्योंकि पॉली मार्केट इज़ बेस्ड ऑन पॉलीगन, पॉलीगन पे भी आप ध्यान रखिए। तो तो यही थे कुछ इम्पॉर्टेंट नैरेटिव्स एंड टोकन्स जो मैं आपको बताना चाहता था। मैंने पूरी कोशिश की आपको जो भी प्रोजेक्ट्स जो भी ब्लॉकचेन्स थे उनके बारे में अच्छा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा डिटेल दूँ, ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है किसी पर्टिकुलर टोकन को लेके, किसी भी पर्टिकुलर कॉइन को लेके, आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप उस पर आपको रिस्पॉन्ड कर सकूँ, या आइदर इन कमेंट सेक्शन और थ्रू अ वीडियो। तो चलिए, तब तक के लिए गुड बाय।